Hello coding stars, welcome back. In this video we will discuss generations of programming languages. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। तो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेजेस वो हैं जिनको जो सबसे ज़्यादा हार्डवेयर के नज़दीक की लैंग्वेज है। जो कि हमें सबको पता है, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज। तब तक हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आई थी। जब कंप्यूटर्स को इन्वेंट किया था तो बाइनरी लैंग्वेज ही एक हमारे पास लैंग्वेज थी, 0-1 की लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम अपना कोई भी इंस्ट्रक्शन पास करके कोई भी काम हम करवा सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा हार्डवेयर के नज़दीक की लैंग्वेज है। क्यों बोला जा रहा है इसको ऐसा? क्योंकि जो कोड हम लिख रहे हैं उसको डायरेक्ट हमारा जो प्रोसेसर है वो डायरेक्ट उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है, बट ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं थी। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज नहीं थी, क्योंकि अगर हमें कोई बोले कि अपना नाम 0-1 की फॉर्म में लिख के दिखाओ तो वो भी हम नहीं कर सकते, राइट। तो इसी वजह से लोगों ने कंप्यूटर में उस टाइम पे इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया था, जिसकी वजह से और आगे लैंग्वेजेस बनाई गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसको आज के टाइम पे जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। थर्ड चीज़, ये सबसे ज़्यादा फास्ट लैंग्वेजेस हैं। क्यों? क्योंकि इनको किसी भी ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो कोड हम लिख रहे हैं उसको हमारा प्रोसेसर डायरेक्ट समझ पा रहा है। क्लियर? और लास्ट बात इनमें ये थी कि जो कोड हम जिस सिस्टम के लिए लिख रहे हैं वो उसी सिस्टम पे काम करता था। इट मीन्स ये जो लैंग्वेज थी ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं थी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। प्लेटफॉर्म पे डिपेंड थी कि जिस मशीन के लिए हमने कोड लिखा है वो सिर्फ उसी मशीन के लिए काम करेगा, ना कि दूसरी मशीन्स के लिए। एंड इसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोल देते हैं, मशीन लैंग्वेज। और इसमें लिखे गए कोड को हम मशीन कोड भी बोल देते हैं। क्लियर? नाउ सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में हमारे पास आई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। तो जब लोगों ने बाइनरी में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो कंप्यूटर इन्वेंटर्स को कुछ तो करना था ताकि उनका इतना बड़ा आविष्कार फेल ना हो, तो उसके लिए उन्होंने दूसरी लैंग्वेज बनाई, दैट वाज असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज जो है उसको हमें ट्रांसलेट करने की रिक्वायरमेंट थी। क्यों? क्योंकि असेंबली के अंदर में जो कोड है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखा गया है। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। बट उसका थोड़ा जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो हमें समझ में नहीं आया, बट जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ सकते हैं कि हाँ क्या लिखा हुआ है। तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखा गया तो ऑब्वियसली उसको प्रोसेसर तो समझता नहीं है। तो जो भी हमने कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखा है उसको हम पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? मशीन कोड में। और उसके लिए जो ट्रांसलेटर हमने यूज किया दैट वाज असेंबलर, दैट वाज असेंबलर। तो सेकेंड जनरेशन की कैटेगरी में कौन सी लैंग्वेज को रखा गया है? असेंबली लैंग्वेज को। क्लियर? अब इसमें ना तो हम कुछ ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ना हम कोई कंडीशन यूज करें, ना कोई फंक्शन है, ना कोई लूप है। तो इसके बाद में और आगे लैंग्वेजेस बनाई गई जो इससे और ज्यादा बेटर थी। तो थर्ड जनरेशन में वो सारी लैंग्वेजेस आते हैं जो आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, सबसे फर्स्ट बात तो ये कि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, यानी कि इनका जो सिंटेक्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। सेकंड चीज, इजी टू लर्न है, इजी टू लर्न। जैसे सी लैंग्वेज है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है, पाइथन, सी शार्प, C++, जावा, और जो इससे पहले जो लैंग्वेजेस आई थी फोर्ट्रन, कोबोल, और आज के टाइम पे जो भी लैंग्वेजेस हम यूज़ कर रहे हैं उन सबको किसकी कैटेगरी में रखा है? थर्ड जनरेशन की कैटेगरी में। तीसरी चीज़, अब इनके लिए भी हमें ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है, और वो ट्रांसलेटर कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं? कंपाइलर। तो जो कोड हमने थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस को यूज़ करके, और इनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे गए कोड को हम किसके अंदर में कन्वर्ट करते हैं? मशीन कोड में। और इसके लिए हमें जो मीडिएटर चाहिए होता है, जो ट्रांसलेटर चाहिए होता है, वो कौन होता है? कंपाइलर। क्लियर? अब मेन चीज़ ये कि जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनमें जो हम कोड लिखते हैं वो कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड ऑल्सो पोर्टेबल।
लिखा गया कोड अगर हम दूसरे मशीन पे एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वो वहां पे भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है, दैट इज पोर्टेबल। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी कि अगर मैंने कोई कोड लिखा किसी सपोज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने कोई कोड लिखा, अब मैं उसको एग्जीक्यूट करवा रही हूँ iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वो वहां पे भी एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और जो बाइनरी लैंग्वेज थी दैट वाज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, यानी कि एक मशीन पे जो हमने कोड लिखा है वो दूसरे मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। तो ये एक हम बोल सकते हैं कि बेनिफिट है हाई लेवल लैंग्वेजेस का या थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस का, कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल है। क्लियर? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। इस पे मेनली जो फोकस किया गया वो था डेटाबेसेस। डेटाबेसेस पे सबसे ज़्यादा इस पे फोकस किया गया। तो आज के टाइम पे जो डेटाबेसेस हम यूज़ कर रहे हैं, MySQL या Oracle, उन सबको फोर्थ जनरेशन की कैटेगरी में रखा गया। तो जब हमने लैंग्वेजेस बनाई तो ये फेस हुआ कि हम जो भी डेटा है उसको हम स्टोर नहीं करवा पा रहे हैं। डेटा को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास पहले एक कॉन्सेप्ट आया था फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग एक कॉन्सेप्ट आया था, बट वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं था, क्योंकि फाइल हैंडलिंग में हम जो डेटा स्टोर करवा रहे हैं वो हम .txt फॉर्मेट में स्टोर करवा रहे हैं, सपोज नोटपैड पे। तो वहाँ हमारा जो डेटा है वो बिखरे हुए फॉर्मेट में है, ना तो उसके बीच में कोई रिलेशन है, क्योंकि उसको कुछ टेबल्स की फॉर्म में हम स्टोर नहीं करवा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 है, उसका नाम है राम और उसकी कुछ फी है, तो यहाँ डेटा को रिलेट हम नहीं कर पा रहे कि फर्स्ट रोल नंबर का नाम क्या है या फर्स्ट रोल नंबर की फी क्या है, वो सब हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आया डेटाबेसेस का, जिसपे मेनली फोकस किया गया। और कुछ फ्रेमवर्क्स भी यहीं पे फोर्थ जनरेशन में आए थे, और कुछ थर्ड जनरेशन्स के जो एडवांस्ड वर्जन्स हैं उनको भी हम फोर्थ जनरेशन की कैटेगरी में रख देते हैं। तो फ्रेमवर्क्स आए जिनके थ्रू हम वेब एप्लीकेशंस एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हम बना पा रहे हैं। तो ये था फोर्थ जनरेशन। नाउ फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में मेनली हम कोई कोड नहीं लिख रहे होते हैं, इसमें एआई के थ्रू हम प्रॉब्लम्स करवा रहे हैं। तो एआई के अंदर में हम कोई ऐसा अलग से कोड नहीं लिख रहे हैं या कोड के थ्रू हम उसको कोई इंस्ट्रक्शंस पास नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रीवियस डेटा जो है वो हमने उसको दे दिया, अब वो उस प्रीवियस डेटा के बिहाफ पे न्यू ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली फिफ्थ जनरेशन में एआई के थ्रू हम काम करवा रहे हैं। जैसे वही कि एक हमारे पास स्टूडेंट है 10th क्लास का, ठीक है, इससे हम बोल रहे हैं कि 10 डिवाइडेड बाय 2 करो, तो ये ऑब्वियसली कर देगा। और वहीं पे हम किसी 3 साल के बच्चे को कह रहे हैं कि 10 डिवाइडेड बाय 2 करके बताओ क्या रिजल्ट आएगा, क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके माइंड में, उसके डेटाबेस में अभी तक वो चीज़ें है नहीं, क्योंकि अभी तक उसने डिवाइड सीखा नहीं है, कैसे डिवीजन हम करते हैं। बट अगर 10th क्लास के स्टूडेंट की बात करें तो वो ये सारी चीज़ें सीख चुका है, वो ये सारी चीज़ें पहले ही सीख चुका है, उसके डेटाबेस में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। सेम एज एआई भी इसी तरीके से काम करता है। हम उसको डेटा दे रहे हैं और उस डेटा के बिहाफ पे हम उसको चीज़ें सिखा रहे हैं, ना कि कोई कोड हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि हमने एक ड्राइविंग कार बनाई, ड्राइविंग कार, और ये है सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि खुद से चलती है, जिसके लिए हमें मैनुअली कोई बैठ के उस गाड़ी को नहीं चलाना है, वो सेल्फ ड्राइविंग कार है। तो अगर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू सेल्फ ड्राइविंग कार को बनाया, तो वहाँ हमें ट्रैफिक कि उसको कितनी दूर चलना है, फिर कहाँ स्टॉप होना है, कितने टाइम बाद वापस से स्टार्ट होना है, या किस स्पीड लिमिट में चलना है, वो सब हम खुद से मैनुअली हमें लिखना पड़ेगा। बट अगर हम उसके लिए एआई को यूज़ कर रहे हैं तो एआई खुद से उन चीज़ों को समझ जाएगा, खुद से उस डेटा के बिहाफ पे ट्रैफिक रूल्स को समझ जाएगा, खुद से स्पीड लिमिट या कब कहाँ स्टॉप होना है, कितने स्पीड लिमिट में चलना है, वो सब एआई खुद से सारी चीज़ें समझ जाएगा। क्लियर? तो यही होता है एआई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोडिंग में करियर मतलब ग्रूट एकेडमी।